अगर आप भी कर रहे हैं बीटेक कोर्स वो भी एकेटी यूनिवर्सिटी से और आपका भी सब्जेक्ट है एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आज पढ़ेंगे उसके यूनिट नंबर 4 जिसके टॉपिक हैं ग्रामर फॉर नेचुरल लैंग्वेज में ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब फ्रेजेस। फिर देखेंगे मूवमेंट फिनोमिना इन लैंग्वेज, हैंडलिंग क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ह्यूमन प्रेफरेंस इन पार्सिंग, इनकोडिंग अनसर्टेनिटी, डिटर्मिनिस्टिक पार्सर। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब आर द हेल्पिंग वर्ब दैट सपोर्ट द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है कोई भी सेंटेंस में। दे हेल्प टू शो टेंस, क्वेश्चन फॉर्म, निगेटिव फॉर्म, मूड एंड वॉइस। ये क्या शो करता है हेल्प करने में? टेंस को, क्वेश्चन फॉर्म को, निगेटिव फॉर्म को, मूड को और वॉइस को। और सिंपल वर्ड में देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्प द मेन वर्ड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये मेन वर्ब को हेल्प करता है जिससे क्या करे? कंप्लीट करे किसी भी सेंटेंस का मीनिंग को। तो इसको देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसका फार्मूला होता है। अगर एग्जांपल में देखेंगे सी इज रीडिंग ए बुक, तो इज हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब और रीडिंग क्या हो जाएगा आपका? मेन वर्ब। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पे इज क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब क्या हो गया आपका? रीडिंग। अनदर एग्जांपल में देखेंगे दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो हैव क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सिलरी वर्ब और फिनिश्ड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश। जो कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इंग्लिश में वो कौन कौन होते हैं देखेंगे। बी होता है, हैव होता है, डू होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है जैसे विल हो गया, वुड हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शेल, शुड। ये सब आपके कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इंग्लिश में। फिर कुछ टाइप होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के, वो भी देख सकते हैं। जैसे पहला टाइप होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसको डिफिनीशन देखेंगे। दीज आर मोस्ट कॉमन हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होते हैं? मोस्ट कॉमनली हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे बी हो गया, यूज टू शो कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस। जो क्या शो करता है? बी कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है और पैसिव वॉइस से शो करता है। जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, तो वह किताब पढ़ रही है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आपका हो गया ऑक्सिलरी वर्ब जो कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है बी के साथ। फिर हैव होता है यूज टू शो परफेक्ट टेंस। आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा हैव कब लगता है। जब परफेक्ट टेंस होता है तब भी हम लोग हैव यूज करते हैं। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, सी हैज गोन टू स्कूल, तो परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैव लगता है। फिर डू कब यूज होता है? यूज इन क्वेश्चन, निगेटिव एंड एम्फेसिस में। जैसे डू यू लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, तो हम लोग डू का यूज करते हैं। फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और सजेशन, जो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा टाइप होता है। इसमें कॉमन मॉडल वर्ब होता है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शेल, शुड। जैसे एग्जाम्पल तो देखेंगे सी कैन स्विम, यू मस्ट स्टडी फॉर एग्जाम, दे मे कम टुमारो। ये सब क्या हो गया आपका? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और ये एक आपका हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये दोनों आपके ऑक्सिलरी वर्ब के टाइप होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए। फिर कहाँ कहाँ यूज होता है ऑक्सिलरी वर्ब का? जैसे देखेंगे पहला होता है टू फॉर्म ए टेंस। कोई भी टेंस फॉर्म करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज करते हैं। जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फिर देखेंगे टू फॉर्म ए क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, आर दे कमिंग टूडे। फिर देखेंगे टू फॉर्म निगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक टी, सी हैज़ नॉट फिनिश हर वर्क। जब भी निगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तब भी हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है।
और एक्सप्रेस करना एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, तब भी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आप लोग देख सकते हैं किस किस जगह पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। टेंस बनाने में, क्वेश्चन फॉर्म करने में, निगेटिव सेंटेंस बनाने में, और एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी में। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब का? हेल्प करता है फॉर्म करने में डिफरेंट टेंस, फिर हेल्प करता है क्रिएट क्वेश्चन और निगेटिव्स, फिर एक्सप्रेस करता है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, फिर इम्प्रूव करता है सेंटेंस क्लियरिटी। फिर देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ड से। ये क्या है? व्हाट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब? डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, हाउ टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, जैसे आप टॉपिक सेम टू सेम पढ़े हैं वैसे ही टॉपिक आपके एग्जाम में आ गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, ऑक्सिलरी वर्ड का डिफिनीशन हो गया, फिर एग्जाम्पल हो गया ऑक्सिलरी वर्ड का, फिर इसके टाइप हो गए, दो टाइप होते हैं, फिर यूजेज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया गया है। तो जो भी आप इस वीडियो में पढ़ेंगे इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप आके वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्ब फेज। वर्ब फेज क्या होता है? उससे पहले हम लोग देखे थे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब फेज। इसका डिफिनीशन देखेंगे। ए वर्ब फेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन द मेन वर्ब एंड इट्स हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब फेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंटेन करता है मेन वर्ब को और ऑक्सिलरी वर्ड को भी हेल्प करता है। जैसे आप लोग ऊपर देखे थे, यहाँ पे आप लोग देखे थे, आई डू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, सी डिड फिनिश द वर्क। तो इसमें आप मान लीजिए आपका डिड हो गया आपका हेल्पिंग वर्क, इसमें फिनिश भी आपका फिनिश क्या हो जाता है? आपका वर्ब फेज हो जाता है जो किसी एक्शन को दिखाता है। तो ऐसे ही आपका वर्ब फेज होता है। जैसे वो क्या डिस्क्राइब करता है? एक्शन। देखिए, इज डिस्क्राइब एक्शन, स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द सेंटेंस इन ए कंडीशन ऑफ ए सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक्शन, स्टेट, कंडीशन को दिखाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब फेज कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक्शन बता रहा है यहाँ पे, सी डिड फिनिश द वर्क, वो अपना काम कर चुकी। फिर यहाँ पे अगर सिंपल वर्ड में देखेंगे, वर्ब फेज टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट इज हैपनिंग। वर्ब फेज ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है और क्या होने वाला, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, सी इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट हो गया सी, इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फेज, और रीडिंग क्या हो गया? ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह आप लोग ऊपर देखे थे, सी इज रीडिंग बुक में इज आपका क्या हो रहा था? वो हेल्पिंग वर्ब हो रहा था, और रीडिंग क्या हो रहा था? वर्ब फेज। लेकिन यहाँ पे इज रीडिंग आपका वर्ब फेज हो जाता है जो हेल्पिंग वर्ब से कंबाइन होता है, उसी को हम लोग वर्ब फेज कहते हैं, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वर्ब फेज ये होता है जो कंटेन करता है आपका मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी, दोनों को कंटेन करता है, उसी को हम लोग वर्ब फेज कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब फेज देखेंगे तो वर्ब फेज क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ड प्लस मेन वर्ब। तो आप लोग डिफिनीशन से ही समझ गए होंगे, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ड हो, वर्ब हो और मेन वर्ब हो, उसी को हम लोग वर्ब फेज कहते हैं। फिर कुछ टाइप होते हैं वर्ब फेज के, जैसे सिंपल वर्ब फेज, जो जो क्या होते हैं? कंटेन ओनली मेन वर्ब, जो केवल मेन वर्ब कंटेन करते हैं। जैसे सी रन डेली, सी रन्स डेली, तो इसमें वर्ब फेज क्या हो जाएगा? रन्स हो जाएगा। तो वर्ब फेज विथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? कंटेन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो उसके साथ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब भी होगा और मेन वर्ब भी होगा। जैसे सी इज प्लेइंग फुटबॉल,
तो इज प्लेइंग आपका क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज, जिसमें इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, और प्लेइंग आपका हो जाएगा वर्ब। ये दोनों का कंबाइन आपका वर्ब फ्रेज होता है। फिर वर्ब फ्रेज विथ मॉडल वर्ब, तो कंटेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कैन, मे, विल, मस्ट, शुड, ये सब क्या आपके मॉडल वर्ब है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे सी कैन स्विम, तो कैन स्विम आपका क्या हो गया, वर्ब फ्रेज। फिर वर्ब फ्रेज के आप बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, सेंटेंस आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ये आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर वर्ब फ्रेज रूल इन ग्रामर, वर्ब फ्रेज रूल ग्रामर में क्या रोल प्ले करता है, जैसे वर्ब फ्रेज वीपी को डिनोट करते डिस्क्राइब करते हैं वी से। फिर वर्ब फ्रेज होता है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फिर वर्ब फ्रेज डिफाइन करता है वर्ब फ्रेज प्लस नाउन फ्रेज, तो यहाँ पे देख लेंगे वीपी क्या होता है, आपका वर्ब फ्रेज होता है, और केवल सिंगल वी वर्ब होता है, और ए यू एक्स ऑक्स क्या होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और एनपी होता है आप नाउन फ्रेज। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे यूनिट 2 और 3, तो आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। एक ग्रामर रूल होता है जो आपके यूज होता है वर्ब फ्रेज में या ग्रामर में, कैसे आपको ग्रामर रूल से वर्ब फ्रेज को समझाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखेंगे द बॉय ईट्स मैंगो, तो इसमें क्या होगा, नाउन फ्रेज आपका हो जाएगा बॉय, द बॉय, और ईट्स मैंगो आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। अगर आप पिछली यूनिट देख के आ रहे होंगे तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग पिछली यूनिट जाके देख सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है मूवमेंट फिनोमिनन इन लैंग्वेज, मूवमेंट मतलब घूमना, मूवमेंट फिनोमिनन इन लैंग्वेज, मूवमेंट मतलब कोई चीज़ मूव कर रहा है। जैसे इसका डिफिनीशन देखेंगे द मूवमेंट फिनोमिनन इन लैंग्वेज रिफर टू द चेंज इन नॉर्मल पोजीशन ऑफ वर्ड और फ्रेजेज इन सेंटेंस। ये क्या होता है, ये रिफर होता है कि जो भी आपके नॉर्मल पोजीशन ऑफ वर्ड होते हैं उसमें चेंज होना, और फेज में जो आपके सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस में आपका पोजीशन ऑफ वर्ड और फेज को चेंज करना ही आपका मूवमेंट ऑफ फिनोमिनन इन लैंग्वेज होता है। अब देखेंगे इन मेनी सेंटेंस स्पेशली क्वेश्चन, पैसिव वॉइस एंड एम्फेसिस स्ट्रक्चर, सम वर्ड मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जैसे आप लोग देखे होंगे क्वेश्चंस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, और एम्फेसिस स्ट्रक्चर हो गया, इसमें कुछ वर्ड होते हैं जो मूव कर सकते हैं अपने फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन। इन तीनों में जो आपके वर्ड होते हैं ओरिजिनल पोजीशन से अनदर पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। अगर सिंपल वर्ड में देखेंगे तो मूवमेंट मीन्स होता है शिफ्टिंग ए वर्ड और फ्रेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस इन सेंटेंस, जो भी आपके वर्ड होते हैं उसको डिफरेंट प्लेसेस और फेजेस पे शिफ्ट करना, उसी को हम लोग मूवमेंट ऑफ फिनोमिनन कहते हैं। जैसे नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखेंगे सी इज रीडिंग ए बुक, तो उसमें सब्जेक्ट हो गया सी, और इज हो वर्ब हो गया आपका इज रीडिंग, और ए बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर मूवमेंट इन क्वेश्चन देखेंगे तो इन क्वेश्चन द ऑक्सिलरी वर्ब मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन अगर क्वेश्चन में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब मूव होता है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे स्टेटमेंट में देखेंगे सी इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें क्या होगा, इज पहले आ जाएगा, तो इज सी रीडिंग ए बुक, तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट का क्वेश्चन, तो यही हो जाएगा आपका मूवमेंट इन क्वेश्चन में। जैसे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ड होगा वो पहले आ जाएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, और क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, इज सी रीडिंग ए बुक, तो हियर ऑक्सिलरी वर्ड ई मूव बिफोर द सब्जेक्ट, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज वो मूव हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले, तो ये होता है आपका मूवमेंट इन क्वेश्चन। फिर अगला होता है मूवमेंट विथ WH क्वेश्चन। जैसे WH मतलब ये हो गया जिस भी वर्ड में WH से शुरुआत होगा, जैसे वर्ड लाइक वाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, आल्सो मूव द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये WH से शुरुआत हो रहा है। जैसे इसमें स्टेटमेंट देखेंगे यू आर रीडिंग
व्हाट। तो इसमें क्वेश्चन आपका बन जाएगा व्हाट आर यू रीडिंग क्वेश्चन मार्क। तो यही आपका हो जाएगा, जो आपके WH से जो भी वर्ड होंगे ये शिफ्ट होके मूव होके आपके सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। तो यही होता है आपका मूवमेंट इन WH क्वेश्चन, और उसके पहले आप लोग देखे थे मूवमेंट इन क्वेश्चन। फिर अगला देखेंगे मूवमेंट इन पैसिव वॉइस। इसमें क्या होगा, सम टाइम ऑब्जेक्ट मूव टू द सब्जेक्ट पोजिशन। इसमें कुछ समय होता है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पोजीशन में आ जाता है। जैसे एक्टिव सेंटेंस में देखेंगे राम रोड द लेटर, तो इसमें पैसिव सेंटेंस बनेगा द लेटर वाज रिटन बाय द राम। तो आप लोग एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में आ ही जाएगा। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जा रहा है, द लेटर वाज रिटन बाय द राम, और सब्जेक्ट लास्ट में। तो ये क्या होगा, हियर द लेटर मूव टू बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यही हो गया आपका मूवमेंट इन पैसिव वॉइस। फिर मूवमेंट इन एम्फेसिस में देखेंगे सम टाइम मूवमेंट इज यूज टू एम्फेसाइज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल से देखेंगे दिस बुक आई रियली लाइक। तो इसमें क्या होगा, हियर दिस बुक इज मूव टू द बिगिनिंग फॉर एम्फेसाइज। तो इसमें क्या हो गया, आई रियली लाइक, तो दिस बुक इसमें क्या हो गया, पहले मूव हो गया, बिगिनिंग में आ गया, एम्फेसाइज हो गया। तो ये आपका हो गया मूवमेंट फॉर एम्फेसाइज में। फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ मूवमेंट फिनोमेना इन NLP क्या होता है, ये नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंस ऑफ्टन चेंज द स्ट्रक्चर, वर्ड में नॉट ऑलवेज अपीयर इन देयर नॉर्मल पोजीशन, कंप्यूटर मस्ट डिटेक्ट द ओरिजिनल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड। इसीलिए आपका मूवमेंट फिनोमेना होता है NLP में। यही सब आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे हैंडलिंग क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG। ये आप लोग पढ़े होंगे CFG ऑटोमेटा या कंपाइलर डिजाइनिंग में। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ये क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है जो डिस्क्राइब करता है कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज में। उसी को हम लोग CFG कहते हैं या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कहते हैं। और नेचुरल लैंग्वेज में देखा जाए तो CFG हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड हाउ वर्ड कंबाइन टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, कि कैसे वर्ड कंबाइन होकर मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। जैसे ग्रामर रूल यूजली लुक लाइक, सेंटेंस को एस से डिफाइन करते हैं नाउन फेज प्लस वर्ब फेज, जहाँ पे एस आपका सेंटेंस हो गया, NP आपका नाउन फेज हो गया और VP आपका वर्ब फेज हो गया। ये ग्रामर रूल होता है जो ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे आपका एग्जांपल समझेंगे राम इट्स मैंगो, तो राम हो गया आपका नाउन फेज और इट्स मैंगो आपका वर्ब फेज हो गया। तो यही होता है आपका कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो व्हाट आर क्वेश्चन इन लैंग्वेज, तो एक क्वेश्चन इन सेंटेंस यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन क्या होता है, तो आर यू कमिंग, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव। तो ये सब आपके क्वेश्चन होते हैं। इन इंग्लिश क्वेश्चन आर यूजली इन्वॉल्व मूविंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसको मूव कर दिया जाता है सब्जेक्ट के पहले, तो वही आपका हो जाता है क्वेश्चन इन लैंग्वेज। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन इंग्लिश होते हैं, जैसे यस नो हो गए। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर विथ यस नो क्वेश्चन। जैसे स्टेटमेंट देखेंगे सी इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें क्या होगा, हेल्प आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, वो पहले आ जाए इज सी रीडिंग ए बुक, तो हियर ऑक्सिलरी वर्ब इज मूव टू द बिगिनिंग। फिर CFG रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो सब्जेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा और नाउन फेज और वर्ब फेज हो जाएगा आपका। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका इज पहले आ गया तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, तो इसको हम लोग AUX से डिफाइन कर सकते हैं। फिर ये आपका नाउन फेज हो गया सी, फिर रीडिंग बुक हो जाएगा आपका वर्ब फेज। तो यही आपका CFG रूल बताता है, कहता है। फिर WH क्वेश्चन में देखेंगे दिस क्वेश्चन स्टार्ट विद WH वर्ड सच एज व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो ये क्या होता है,
ये WH से स्टार्ट होता है। जैसे इसका स्टेटमेंट देखेंगे, यू आर रीडिंग ए बुक, तो स्टेटमेंट ये हो गया। इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर यू रीडिंग, तो हियर व्हाट मूव टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, तो जिसमें क्या हो गया, व्हाट आपके फ्रंट में मूव हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस WH प्लस ऑक्सिलरी प्लस नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। तो इसमें क्या हो गया, अगर WH होगा तो आपका WH पहले हो जाएगा, अगर आपका यस नो क्वेश्चन होगा तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा। इसमें आपका ऑक्सिलरी और WH दोनों आ रहा है, तो सबसे पहले आपका WH हो जाएगा ऑक्सिलरी, फिर नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज। ये तो सब में कॉमन ही होगा, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। फिर यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन आंसर ग्रामर में, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है, आपका सेंटेंस डिफाइन कर रहा है ऑक्सिलरी नाउन वर्ब फ्रेज वर्ब, फिर आपका सेंटेंस डिफाइन कर रहा है WH नाउन वर्ब फ्रेज वर्ब फ्रेज, फिर सेंटेंस डिफाइन कर रहा है WH ऑक्स नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज, फिर नाउन फ्रेज डिफाइन कर रहा है डिटरमाइनर नाउन फ्रेज, फिर वर्ब फ्रेज डिफाइन कर रहा है वर्ब फ्रेज नाउन फ्रेज। ये आपका कुछ कॉमन बेसिक रूल होते हैं हैंडलिंग करने के लिए CFG। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देखेंगे, व्हाट इज राम रीडिंग, तो WH आपका कंपोनेंट हो गया, और व्हाट आपका एग्जांपल ऑक्स हो गया, इज हो गया एग्जांपल ऑक्सिलरी वर्ब, राम हो गया तो नाउन फ्रेज हो गया, और VP आपका रीडिंग हो गया। तो ये आप लोग कंपोनेंट ये हो गया, आपका एग्जांपल ये हो गया, आप लोग को समझ में आ गया। फिर प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम इन हैंडलिंग क्वेश्चन विथ CFG के साथ हैंडलिंग क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या क्या आता है। जैसे पहला होता है वर्ड मूविंग, तो वर्ड मूव फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, जो भी वर्ड होता है उसको नॉर्मल पोजीशन से मूव करते हैं, तो यही आता है आप लोग का प्रॉब्लम। जैसे यू आर रीडिंग वाट, तो हम लोग क्या किए, WH जो भी वर्ड है उसको आगे मूव कर दिए, तो वाट आर यू रीडिंग, तो ये हो गया। फिर लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसी होता है, जैसे वाट डिड राम से दैट सीता बॉट, तो WH जो वर्ड है, तो वाट रिलेट टू बॉट इवन दोज मेनी वर्ड अपीयर बिटवीन देम, तो ये दिक्कत होता है लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसी। फिर होता है आपका एम्बिग्यूटी, सम क्वेश्चन कन है मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, जैसे एग्जाम्पल हु सॉ द बॉय विथ ए टेलीस्कोप, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होते हैं, मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं। यही आपके 3 प्रॉब्लम आते हैं हैंडल करने में CFG में, फिर आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं। तो फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, AKTU एग्जाम में, तो व्हाट इज CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर यूज इन NLP, तो आप लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन कर सकते हैं। फिर कंपोनेंट होते हैं ये नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल, ये आप लोग पढ़े होंगे तो बता ही देंगे। फिर एग्जांपल आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। फिर कुछ टाइप होते हैं हम बता दे रहे हैं। पहला होता है फेज स्ट्रक्चर ग्रामर, इसमें क्या होता है, फेज स्ट्रक्चर ग्रामर डिवाइडेड द सेंटेंस इनटू फेजेस सच एज नाउन फेजेस एंड वर्ब फेजेस। फेज स्ट्रक्चर ग्रामर में क्या होता है, जो भी आपके सेंटेंस होते हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है फेजेस में, जैसे नाउन फेज हो गया, वर्ब फेज। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि द गर्ल रीड ए बुक, इसको फेज में डिवाइड कर दिया गया है, द गर्ल हो गया नाउन फेज, और ए रीड ए बुक वर्ब फेज हो गया। तो यही होता है आपका फेज स्ट्रक्चर ग्रामर। फिर अगला देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG, तो ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ फेज स्ट्रक्चर होता है वेयर ईच रूल हैज सिंगल नॉन टर्मिनल ऑन लेफ्ट साइड, कि हर रूल पे सिंगल नॉन टर्मिनल होता है लेफ्ट साइड में। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये नॉन टर्मिनल होता है, सिंगल होता है। सेंटेंस डिफाइन कर रहा है नाउन फेज वर्ब फेज, और वर्ब फेज डिफाइन कर रहा है वर्ब और नाउन फेज।
तो CFG इज वाइडली यूज इन सिंथेटिक पार्सिंग इन NLP। सिंथेटिक पार्सिंग जो होता है उसमें CFG का वाइडली यूज होता है। फिर अगला देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर एक्सप्लेन हाउ द डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर आर रिलेटेड। ये क्या बताता है डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे रिलेटेड हैं। जैसे इट यूज ट्रांसफॉर्मेशन सच एज मूवमेंट। एग्जाम्पल में देखेंगे मूवमेंट आप लोग पढ़े ही थे ऊपर, WH मूवमेंट, एक्टिव एम्फसाइज मूवमेंट, क्वेश्चन मूवमेंट आप लोग ऊपर देखे थे। तो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस, तो राम रोट लेटर, द लेटर, तो पैसिव सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। द लेटर वाज रिटन बाय द राम, तो यही होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का मतलब। फिर होता है डिपेंडेंसी ग्रामर। डिपेंडेंसी ग्रामर फोकसेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स रादर देन द फ्रेज स्ट्रक्चर। ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, वर्ड रादर देन द फेज रिलेशन स्ट्रक्चर। जैसे द बॉय इट्स मैंगो, तो इसमें क्या है, इट्स मेन वर्ब हो गया, तो बॉय डिपेंड है इट्स पे और मैंगो डिपेंड है, दोनों इट्स पे ही डिपेंड है। तो ये ज़्यादा फोकस आपको वर्ड पे करता है रादर देन द स्ट्रक्चर, फेज स्ट्रक्चर। फिर होता है आपका फीचर बेस्ड ग्रामर। फीचर बेस्ड ग्रामर use feature like number, gender and tense to control the grammar rule। फीचर बेस्ड ग्रामर क्या होता है, यूज करता है फीचर जैसे नंबर हो गया, जेंडर हो गया और टेंस, जिससे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके ग्रामर रूल को। जैसे नाउन फेज में नंबर हो गया, वर्ब फेज में नंबर हो गया, डिटरमाइन हो गया नाउन फेज, वर्ब फेज में वर्ब। जैसे सी रन्स, द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं ह्यूमन प्रिफरेंसेस इन पार्सिंग। अगर जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में ना आए या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर पार्सिंग आप लोग ऊपर भी पढ़े थे पिछले यूनिट में, यूनिट सेकेंड या थर्ड में, इसमें भी देखेंगे। पार्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल। पार्सिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग ग्रामरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं किसी भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर NLP में देखेंगे पार्सिंग हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में कि हाउ द वर्ड इन सेंटेंस आर रिलेटेड टू ईच अदर, कि कैसे वर्ड किसी सेंटेंस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन प्रिफरेंस इन पार्सिंग में, ह्यूमन प्रिफरेंसेस इन पार्सिंग रिफर टू द वे ह्यूमन नेचुरली चूज द मोस्ट लाइकली और easiest interpretation of the sentence when multiple structure are possible। तो ह्यूमन प्रिफरेंसेस पार्सिंग में ये होता है कि जो भी ह्यूमन होता है वो नेचुरली वो चीज़ चूज करता है जो में ईजीएस्ट इंटरप्रिटेशन हो। जैसे मान लीजिए दो रास्ते हो, तो एक रास्ते से ज़्यादा टाइम लगता है, एक में कम, तो ह्यूमन क्या होगा, जिसमें कम टाइम लगता है उसी को चूज करेगा। तो ऐसे इसमें भी होता है ह्यूमन प्रिफरेंस पार्सिंग में, जो ईजीएस्ट इंटरप्रिटेशन होता है सेंटेंस में उसी को चूज करता है अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर उसका पॉसिबल है तो। फिर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पार्सिंग प्रेफरेंस में, आई सॉ ए मैन विद द टेलीस्कोप, दिस सेंटेंस है पॉसिबल टू पॉसिबल मीनिंग। जैसे आई यूज ए टेलीस्कोप टू सी द मैन, वो यूज किया टेलीस्कोप किसी को देखने के लिए। द मैन हैड ए टेलीस्कोप, मैन है टेलीस्कोप, उसके पास एक मैन है जो है टेलीस्कोप के साथ है। ह्यूमन यूजली चूज द इंटरप्रिटेशन दैट सीम मोर लॉजिकल इन कंटेक्ट। ह्यूमन उसको चूज करेगा जो मोर लॉजिकल हो कंटेक्स्ट में, उसी को कहते हैं ह्यूमन प्रेफरेंस पार्सिंग। फिर कुछ प्रिंसिपल होते हैं ह्यूमन प्रेफरेंस पार्सिंग के, जैसे पहला होता है मिनिमल अटैचमेंट। ह्यूमन प्रीफर द सिंपलेस्ट ग्रामर स्ट्रक्चर विद द फ्यूएस्ट नोट्स इन पास्ट ट्री। ह्यूमन क्या प्रीफर करता है, सिंपलेस्ट ग्रामेटिकली
स्ट्रक्चर, जिससे क्या हो सके, फ्यूएस्ट नोड्स, जो भी कम नोड्स हो किसी भी पास्ट ट्री में, उसके स्ट्रक्चर पे वो प्रीफर करता है। जैसे द गर्ल सॉ द बॉय विथ a telescope. The woman often attached with the telescope to the worm, a saw, because it creates the simple structure. यही होता है आपका मिनिमल अटैचमेंट। फिर होता है आपका राइट एसोसिएशन। इसमें क्या होता है, ह्यूमन टेंड्स टू अटैच न्यू वर्ड टू द फेज। ह्यूमन क्या करता है, अटैच करता है न्यू वर्ड टू द फेज, फेजेस के साथ, दैट इज करेंटली बीन प्रोसीड, जो करेंटली प्रोसीड हो रहा है। जैसे राम सेड दैट सीता लेफ्ट यस्टरडे, तो ह्यूमन यूजली कनेक्ट यस्टरडे विथ लेफ्ट, नॉट विथ सेड। तो ये क्या ह्यूमन कनेक्ट करता है, यस्टरडे विथ लेफ्ट, नॉट विथ सेड। तो यही आपका होता है राइट एसोसिएशन। फिर होता है कंटेक्स्ट प्रिफरेंस। ह्यूमन यूज रियल वर्ल्ड नॉलेज एंड कंटेक्स्ट टू इंटरप्रेट सेंटेंस। ह्यूमन जो होता है रियल वर्ल्ड नॉलेज और कंटेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे द चिकन इज रेडी टू ईट, तो पॉसिबल मीनिंग ये हो सकता है कि द चिकन विल बी ईट समथिंग, द चिकन विल ईट समथिंग, द चिकन इज रेडी टू बी ईटन। इसके 2 पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट होता है क्या एनएलपी में, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आता है इनकोडिंग अनसर्टेनिटी, क्या होता है एनएलपी में। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे। इनकोडिंग अनसर्टेनिटी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड हैंडलिंग अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी इन नेचुरल लैंग्वेज। इनकोडिंग अनसर्टेनिटी एक प्रोसेस होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी को हैंडल किया जा सके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उसी को हम लोग इनकोडिंग अनसर्टेनिटी कहते हैं। जैसे अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए, इनकोडिंग अनसर्टेनिटी मीन स्टोरिंग एंड हैंडलिंग डिफरेंट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस। तो वाई इन अनसर्टेनिटी अकर इन लैंग्वेज, क्यों अनसर्टेनिटी लैंग्वेज में आकर करता है। तो नेचुरल लैंग्वेज इज ऑफ्टन एम्बिगुअस, नेचुरल लैंग्वेज जो होता है एम्बिगुअस होता है, मीनिंग द सेम सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन मीनिंग। एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि कोई सेम सेंटेंस होता है उसका मोर देन वन मीनिंग हो सकता है। जैसे द चिकन इज रेडी टू ईट, एक सेंटेंस हो गया, इसका 2 मीनिंग हो सकता है, यही होता है एम्बिगुअस। द चिकन इज रेडी टू ईट फूड, द चिकन इज रेडी टू बी ईटन, जो चिकन है रेडी हो गई खाना खाने के लिए, द चिकन इज रेडी टू बी ईटन, खाना खाने के लिए चिकन रेडी हो गया। ये 2 पॉसिबल मीनिंग हो सकता है कोई भी सेंटेंस का, वही होता है आपका अनसर्टेनिटी अकर हो जाना एम्बिगुअस में। फिर सोर्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन लैंग्वेज क्या होता है, लेक्सिकल एम्बिग्यूटी होता है। ए वर्ड में भी है मल्टीपल मीनिंग, कोई वर्ड हो सकता है उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। जैसे बैंक होता है तो रिवर बैंक भी होता है, नदी का किनारा, फाइनेंशियल बैंक वो भी होता है। और सिंथेटिक एम्बिग्यूटी क्या होता है, सेंटेंस में है मल्टीपल ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर, कोई भी सेंटेंस होता है उसका हो सकता है मल्टीपल ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर हो। जैसे आई सॉ द मैन विथ टेलीस्कोप, तो इसके 2 पॉसिबल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। जैसे आई यूज टेलीस्कोप टू सी द मैन हैड ए टेलीस्कोप, यही होता है आपका सिंथेटिक एम्बिग्यूटी। फिर होता है सिमेंटिक एम्बिग्यूटी। समटाइम द मीनिंग डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट, समटाइम कुछ मीनिंग होता है जो कंटेक्स्ट पे डिपेंड होता है। द चिकन इज रेडी टू ईट, ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड है, इसको हम लोग सिमेंटिक एम्बिग्यूटी कहते हैं। फिर मेथड फॉर इनकोडिंग अनसर्टेनिटी, कुछ मेथड होते हैं जिससे आपको इनकोडिंग अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एनएलपी सिस्टम यूज डिफरेंट मेथड टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी। जैसे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ईच पॉसिबल इंटरप्रिटेशन इज गिवन ए प्रोबेबिलिटी वैल्यू। जैसे मीनिंग 1
70% मीनिंग टू 30%, ये प्रोबेबिलिटी हो गया। द सिस्टम चूज मोर प्रोबेबल मीनिंग, जो सिस्टम है मोर प्रोबेबल मीनिंग को ही चूज करेगा, वही होता है आपका प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, मेथड ऑफ इनकोडिंग अनसर्टेनिटी में। फिर होता है मल्टीपल पास ट्री। द पार्सर जनरेट मोर देन वन पास ट्री फॉर एम्बिगुअस सेंटेंस। अगर एम्बिगुअस सेंटेंस होगा तो पार्सर जनरेट करेगा मोर देन वन पास ट्री। जैसे आप लोग ऊपर भी एग्जांपल देखे थे, आई सॉ मैन विथ टेलीस्कोप, इसके दो पास ट्री हो सकते हैं, टेलीस्कोप कनेक्टेड टू द सॉ या टेलीस्कोप कनेक्टेड टू द मैन, या तो टेलीस्कोप देखने के काम आएगा या मैन के साथ कनेक्ट होगा, तो मल्टीपल पास ट्री हो सकता है। फिर फीचर स्ट्रक्चर हो सकता है। फीचर सिस्टम स्टोर एडिशनल ग्रामेटिकली इंफॉर्मेशन दैट हेल्प रिड्यूस एम्बिग्यूटी। फीचर सिस्टम जो भी होते हैं वो एडिशनल ग्रामेटिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो रिड्यूस करता है आपका एम्बिग्यूटी, जैसे नंबर हो गया, जेंडर हो गया, टेंस हो गया, ये सब। फिर इंपॉर्टेंस आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन ही आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में, एकेटिव एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्यूटी and uncertainty in human language, discuss about the major challenges in NLP। तो आप लोग एम्बिग्यूटी ऊपर पढ़े थे, अनसर्टेनिटी वो आप लोग डिफाइन कर देंगे। एम्बिग्यूटी का वही होता है मतलब एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो जाते हैं, तो फिर उसके कुछ निकालने के लिए आप लोग ऊपर पढ़े थे लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक, तो आप लोग वो फिर अनसर्टेनिटी आप लोग बता सकते हैं, वो भी आप लोग ऊपर पढ़े हैं। फिर उसके बाद मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं वो भी आप लोग बता सकते हैं। फिर अगला टॉपिक आप लोग का आता है, लास्ट टॉपिक होता है इस यूनिट का, डिटर्मिनिस्टिक पार्सर क्या होता है। अगर इसका डिफिनीशन देखें, डिटर्मिनिस्टिक पार्सर इज ए टाइप ऑफ पार्सर, ये एक टाइप का पार्सर होता है दैट चूज ओनली वन पार्सिंग पाथ एट ईच स्टेप वाइल एनालाइजिंग ए सेंटेंस। ये केवल एक ही पार्सिंग पाथ चूज करता है जब भी एनालाइज करता है किसी सेंटेंस को, यानी कि बहुत सारे पाथ होता है उसमें से एक ही पाथ ये केवल चूज करता है किसी भी सेंटेंस को एनालाइज करते समय, उसी को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक पार्सर कहते हैं। ये पार्सर का टाइप होता है। जैसे सिंपल वर्ड में देखेंगे, ए डिटर्मिनिस्टिक पार्सर फॉलो वन क्लियर पाथ टू एनालाइज द सेंटेंस विदाउट ट्राइंग मल्टीपल अल्टरनेटिव। ये एक ही क्लियर पाथ को एनालाइज करता है, ना कि वो ट्राई करता है मल्टीपल अल्टरनेटिव पाथ को। मीनिंग ऑफ डिटर्मिनिस्टिक का ये होता है, द वर्ड डिटर्मिनिस्टिक मीन डिसाइडिंग द नेक्स्ट स्टेप इज फिक्स्ड एंड प्रिडिक्टेबल वे। जो डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग होता है कि डिसाइड करे कि जो भी नेक्स्ट स्टेप हो, अगला कदम हो, वो फिक्स हो और प्रिडिक्टेबल हो, ये नहीं कि अल्टरनेटिव कोई भी चूज कर लें। हाउ ए डिटर्मिनिस्टिक पार्सर वर्क, कैसे डिटर्मिनिस्टिक पार्सर वर्क करता है, तो इसके कुछ स्टेप होते हैं। द सेंटेंस इज रीड वर्ड बाय वर्ड, जो भी सेंटेंस होता है उसको वर्ड बाय वर्ड रीड करता है। ग्रामर रूल आर अप्लाइड टू बिल्ड स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल अप्लाई करता है स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। एट ईच स्टेप द पार्सर चूज ओनली वन पॉसिबल, हर स्टेप पे पार्सर केवल एक ही पॉसिबल रूल को चूज करता है या पॉसिबल पाथ को चूज करता है। द पास ट्री इज क्रिएटेड डायरेक्टली, जो भी पास ट्री होता है डायरेक्टली क्रिएट हो जाता है। जैसे सेंटेंस देखेंगे, द बॉय प्ले फुटबॉल, तो ग्रामर रूल क्या होता है, सेंटेंस नाउन फेज प्लस वर्ब फेज, नाउन फेज डिटरमाइनर, नाउन वर्ब फेज प्लस डिटरमाइन वर्ब प्लस नाउन फेज। तो पार्सिंग प्रोसेस क्या हो गया, स्टेप हो गया द प्लस बॉय नाउन फेज, प्ले प्लस फुटबॉल वर्ब फेज, नाउन प्लस वर्ब आपका सेंटेंस, यही आपका हो जाएगा पार्सिंग प्रोसेस। द पार्सर फॉलो वन पाथ विदाउट एक्सप्लोरिंग अदर स्ट्रक्चर। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है डिटर्मिनिस्टिक पार्सर के,
फॉलो ओनली वन पार्सिंग पाथ, नो बैक ट्रैकिंग, फास्ट प्रोसेसिंग, यूज ह्यूरिस्टिक एंड और प्रोबेबिलिटी। फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग होते हैं पढ़ लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन होते हैं कुछ। यहीं पे आपका ये यूनिट खत्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो और आप उसका लेक्चर देखना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट को आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका लेक्चर जल्द से जल्द बना के अपलोड करने को। अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो एक भी बार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अगर एक भी बार से क्वेश्चन आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।